अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 9 है। यहाँ फिर हमने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर लिया है कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए। इस बार हमारे सामने फैक्टोरियल कैलकुलेशन का एक फंक्शन है, ये भी रिकरियन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। फिबोनाची सीरीज़ में हमने देखा था कि वो जो फैक्टोरियल का फिबोनाची का फंक्शन था वो जब अपने आप को रिकर्सिव कॉल देता है तो वो दो फंक्शंस में चेंज हो जाता है। फिक्टोरियल में ऐसा कुछ नहीं है। फिक्टोरियल अपने आप को ही बार बार बस कॉल करता जाता है और वो एक ही रहता है। ये देखें, ये सिंगल ही है, सिंगल टाइम फिक्टोरियल अपने आप को काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही हमारे पास रह रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम में 1 × 1 है, सेकंड टाइम में 1 × 2 हो गया, फिर आगे 1 × 2 हमारे पास ऑलरेडी बन के आ चुका था 2 की तरह। तो वो आगे फर्दर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो चुके थे, 6 आगे मल्टीप्लाई हो गया फर्दर 4 के साथ, ये आगे हो चुके थे, और इसी तरह आगे वो 5 के साथ। तो क्या है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक जो सा है ना वो वेरिएबल ही बार बार हमें ना मिलता है। यानी एक ही वेरिएबल है जो बार बार राउंड कर रहा है पूरे फंक्शन के अंदर। तो इस वजह से क्या है कि इसका भी इसका ऑर्डर 1 का है और इसका ऑर्डर n का है, क्योंकि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही हमारे पास आते जा रहे हैं। तो जब इसकी टोटल कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा? ऑर्डर ऑफ n का। तो ये ऑर्डर ऑफ n आ गया। एग्जाम्पल नंबर 10 है। यहाँ पर एक लीनियर सेट्स का फंक्शन है। इसी तरह के पास छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें आ जाते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये फोर लूप है, और फोर लूप का हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ n आता है, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम चलता है, n पर डिपेंड कर रहा होता है। साइज हमारा n के लिए आ रहा होता है, हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। साइज हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट तब एक ही दफ़ा चलती है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 है, और ये जो एक स्टेटमेंट है इसके अंदर ये भी एक ही दफ़ा चलती है। इसका भी कांस्टेंट ऑर्डर है, जब भी चलेगी तो उसका यही आंसर आएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट यानी एक वैल्यू है। ये बूल का फंक्शन है थोड़ा सा, इस वजह से ये कोई हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जब इसका टोटल टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फोर लूप एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें भी इसी तरह से एक लूप एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा था। एन टाइम उसने कॉल की तो ऑर्डर ऑफ n था। तो यहाँ पर भी 4 है और इसका भी यही। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास बबल सॉर्ट आ रहा है। बबल सॉर्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं। बबल सॉर्ट के अंदर एक्चुअली 2 फोर लूप्स होते हैं और उसके अंदर कुछ स्वैप का फंक्शन होता है। स्वैप का फंक्शन क्या करता है? दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देता है, क्योंकि एक अरे के अंदर हमारे पास जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि कोई डिजिट उससे बड़ा है या नहीं। तो हम उन सबको सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं बबल सॉर्ट का। अब जो स्वैप वाला फंक्शन है, हम सबसे इंटरनल फंक्शन से इस बार शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई एक्सटर्नल वेरिएबल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ना, उससे शुरू करते हैं। इफ़ की कंडीशन है, इसका पता है हमें एक ही दफ़ा चलती है, तो इसका ऑर्डर तो 1 का रहता है। तो इसके अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स है वो देखते हैं। ये भी जितनी दफ़ा चलेगी उतना ही टाइम लेगी। ये भी जितनी दफ़ा चलेगी एक जैसा टाइम लेगी, और ये भी जितनी दफ़ा चलेगी स्टेटमेंट एक जैसा टाइम लेगी। तो ये सारे ऑर्डर ऑफ 1 में है। तो एक फोर लूप हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ n के लिए होता है, और सेकंड फोर लूप फिर उसके ऑर्डर को डबल कर देता है। तो जो इसका हमारे पास टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा n×n ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और ओवरऑल जो हमारे पास फाइनल बनेगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बिग नोटेशन है, इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है? ये लिंक लिस्ट से हम लोगों ने एक पार्ट लिया है। लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग जिस तरह से इंसर्शन करते हैं उसका फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन में हमारे पास जब हम एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम चाहे एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, जितने भी पॉइंटर क्रिएट करेंगे एक जैसा ही ऑर्डर लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंटीजर्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने किसी इंटीजर को इनिशियलाइज करना होता है, अगर पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना है, तो वैसे ही कांस्टेंट टाइम लगेगा। और फिर फाइनली ये भी हमारे पास एक वेरिएबल और एक पॉइंटर के तौर पर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं, इसका भी ऑर्डर हमारे पास कांस्टेंट में ही है। तो ओवरऑल इसका जो सा हमारे पास फंक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ 1 है। अब अगर देखा जाए कि ये तो एक लिंक लिस्ट का एक सिंगल फंक्शन है।
अगर कोई इस तरह की क्लास हो कि जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हमें पता है ना, हम लिंक लिस्ट की क्लास बनाए तो उसके अंदर इंसर्शन का भी आ जाता है, डिलीशन का भी आ जाता है, फिर उसके अंदर हमारे पास लूप्स भी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो हम लिंक लिस्ट के थ्रू बबल सॉर्ट भी कर रहे होते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर ओवरऑल प्रोग्राम की हमने कम्प्लेक्सिटी बतानी है ना, तो हर फंक्शन की अलग अलग पहले कम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, और फिर जिस तरह हम यहाँ पर लाइन ऑफ कोड की कम्प्लेक्सिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं ना, वहाँ पर हम अलग अलग फंक्शंस की जो कम्प्लेक्सिटी ली होगी ना, उनको इकट्ठा करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितने भी एग्जांपल्स होंगे, मेरे ख्याल है मैंने हर तरह की एक एग्जांपल सॉल्व कर दी है। इससे कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो बेसिक एग्जांपल्स है अक्सर जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें आ जाती हैं। तो मैक्सिमम एग्जांपल्स कवर हैं। बाकी आप उसमें से बुक में से भी देख सकते हैं।